Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to everybody who are attending our corporate briefing session. सबसे पहले सेशन को शुरू करने से पहले कुरान पाक की तिलावत कर लेते हैं ताकि उसमें रसूल बरकत भी रहे हमारे अगले पूरे सेशन के अंदर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से और अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत मेहरबान निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है, जो रहमान और रहीम है और कल क़यामत वाले दिन का मालिक है। ए अल्लाह, हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही की मदद चाहते हैं। या अल्लाह, हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर आपने अपना इनाम व इकराम किया और हमें उस रास्ते पर मत चलाना जो लोग भटके हुए हैं और जो आपके अज़ाब के मुस्तहिक ठहरे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा जनाब, मेरा नाम मोहसिन अली है। मैं कंपनी सेक्रेटरी कंपनी में अपनी सर्विसेज एज ए कंपनी सेक्रेटरी कर रहा हूँ। मेरे साथ कंपनी के सीएफओ और असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर वकारुल्लाह साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को। बेसिकली आपके तमाम सवालात का जवाब वकार साहब ही देंगे। मैं असिस्ट करूंगा इस हद तक के थोड़ा सा आपको प्रेजेंटेशन की हद तक मैं असिस्ट करूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी कंपनी के बेसिक इंट्रोडक्शन से। जो तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, प्रिंसिपली इंगेज है इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ग्लास कंटेनर्स, टेबलवेयर ग्लास, फ्लोर ग्लास एंड ओपल ग्लास डिनरवेयर। कंटेनर से मुराद बॉटल्स वगैरह और जार्स वगैरह उस तरह की चीजें हैं। टेबलवेयर से मुराद टेबल के ऊपर जो चीजें यूज होती हैं जैसे कि ग्लासेस हैं, प्लेट्स हैं, कप्स हैं, सॉसर्स हैं, जग्स हैं। फ्लोर ग्लास से मुराद शीट ग्लास है, जैसे इमारती शीशा भी कहा जाता है, पार्टीशंस में भी यूज होता है, फ्रंट एलिवेशंस बिल्डिंग के, टेबल टॉप्स वगैरह, इस तरह की तमाम चीजों के लिए फ्लोर ग्लास यूज होता है। ओपल ग्लास बेसिकली मार्बल ग्लास जिसे आमतौर पे कहा जाता है, बिल्कुल व्हाइट कलर का ग्लास होता है और इसके डिनर वेयर कंपनी बनाती है। कंपनी की इनकॉर्पोरेशन 1978 में हुई और कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में 1984 में लिस्टेड हुई। और कंपनी का मेजर बिजनेस जो है वो जैसे कि मैंने पहले बताया मैन्युफैक्चर एंड सेलर ऑफ ग्लास प्रोडक्ट्स है। कंपनी की प्रेजेंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 885 टन पर डे है और कंपनी इस वक्त अपने एक एक्सपेंशन प्रोजेक्ट कर रही है जिसे फ्लोर ग्लास यूनिट 2 का नाम दिया है और वो 500 टन पर डे कैपेसिटी के साथ मार्केट होगा। जब वो इसके साथ शामिल हो जाएगा तो कंपनी की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1385 टन पर डे हो जाएगी। कंपनी का मौजूदा पेड अप कैपिटल इस वक्त 1 अरब 10 करोड़ 20 लाख है और कंपनी की जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है वो 6 अरब 74 करोड़ 20 लाख के करीब है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तारुफ आपके सामने रखता चलूं। कंपनी के चेयरमैन जनाब मंसूर इरफानी साहब हैं, कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब उमर बेग साहब हैं और कंपनी के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर मोहम्मद बेग साहब हैं। और कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में मिस रुबीना नैयर और मिस्टर साद इकबाल साहब शामिल हैं, जबकि कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में फैज मोहम्मद साहब और तजम्मुल हुसैन बुखारी साहब शामिल हैं। ये सारे माशाल्लाह केपेबल हैं अपनी अपनी फील्ड में और अपनी माहिराना राय से कंपनी को नवाज रहे हैं और कंपनी अपनी तरफ से इन्हीं की डायरेक्शन की बदौलत जा रही है।
अब ब्रांड्स की बात करते हैं। कंपनी के जो टेबल वेयर के ब्रांड्स हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी टेबल वेयर प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने। टोयोनासेक, ऑमलॉक और नोवा है, ये तीन मेजर ब्रांड्स हैं जो टेबल वेयर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। तारिक फ्लोर ग्लास की प्रमोशन के लिए यूज होता है, और रॉकवेयर ओपल ग्लास के नाम से मार्केट किया जाता है। कंपनी की मेजर प्रोडक्ट्स में जैसे मैंने बताया कि 4 मेजर प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर कंपनी, या 4 बेसिक कैटेगरीज हैं जिनमें कंपनी डील कर रही है। सबसे पहली टेबल वेयर है। टेबल वेयर में टम्बलर्स यानी कि ग्लासेस, जो आप पीने वाले ग्लास होते हैं, पानी पीने वाले, गॉबलेट्स, ऐसे ग्लास जिनकी स्टेम होती है। बैकग्राउंड में भी आपको नजर आ रहा होगा, ये पीछे जो इस स्लाइड की बैकग्राउंड के अंदर जो तस्वीर नजर आ रही है वो गॉबलेट्स की है। इसके अलावा जग्स बनाती है, मग्स बनाती है, कप्स, प्लेट्स, टी सेट्स, फ्रूट सेट्स, वाटर सेट्स, आइसक्रीम सेट्स, ये सारे टेबलवेयर प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, और ये सब चीजें कंपनी बना रही है इस वक्त। फिर सेकंड आ जाता है जी ओपल ग्लास डिनर वेयर। इसमें मैंने बताया कि व्हाइट कलर का, बिल्कुल व्हाइट कलर का ग्लास होता है, जिसे आमतौर पर मार्बल ग्लास कहते हैं। उसमें डिनर सेट बनता है 72 पीसेस का, नाश्ता सेट बनता है 32 पीसेस का, प्लेट साइज वगैरह इसमें लार्ज, मीडियम, स्मॉल होते हैं। लेकिन अभी मैं बताता चलूं कि अभी इस वक्त ओपल ग्लास डिनर वेयर की प्रोडक्शन बिल्कुल मुनक़ता है, क्योंकि उसकी जो फर्नेस थी वो अपनी यूजफुल कैंपेन लाइफ उसकी खत्म हो गई थी। अब जब वो रीबिल्ड हो गई तो तब कंपनी ओपल ग्लास डिनर वेयर की प्रोडक्शन में दोबारा आ जाएगी, तो जल्दी होगा इंशाल्लाह ताला। तीसरे नंबर पे फ्लोट ग्लास है। फ्लोट ग्लास एक शीट ग्लास होता है जो कंपनी 2 mm से लेकर 12 mm तक की कैटेगरीज में बनाती है। इसमें मुख्तलिफ कलर्स का भी और क्लियर ग्लास भी बनता है, जैसे ब्रॉन्जे फ्लोट ग्लास है, ब्राउन कलर का, ग्रीन फ्लोट ग्लास है, ब्लू फ्लोट ग्लास है, रिफ्लेक्टिव कोटेड फ्लोट ग्लास भी बनाया जाता है, जो आमतौर पर बिल्डिंग्स के फ्रंट एलिवेशन वगैरह में यूज होता है। मिरर कंपनी बनाती है। इसके अलावा सैंड ब्लास्टेड और फ्रॉस्टेड ग्लास भी कंपनी डील करती है। चौथे नंबर पे कंटेनर्स हैं। कंटेनर्स में बॉटल्स हैं, आरजीबी रिटर्नेबल ग्लास बॉटल्स होती हैं, जैसे कोक, पेप्सी वगैरह के लिए, शेज़वान वगैरह के लिए बनाती है कंपनी। और नॉन रिटर्नेबल भी बॉटल्स होती हैं, वो आमतौर पर आप जूसेस वगैरह के लिए देखते हैं जो आप वन टाइम परचेज करते हैं लेकिन उसकी वापसी नहीं होती। तो ये दोनों किस्म की बॉटल्स में कंपनी डील करती है। इसके अलावा जार्स बनाती है, जैसे जैम जार्स, 1 लीटर जार, 2 लीटर जार, ये मरहबा वगैरह जैसे इन कंपनीज के लिए कंपनी मैन्युफैक्चर करके देती है। अब थोड़ा सा इंडस्ट्री एनालिसिस कर लेते हैं जी। इसमें सबसे पहले टेबल वेयर में देखें तो जो टेबल वेयर की मार्केट को लीड कर रही है वो तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड ही कर रही है, जिसकी टोटल कैपेसिटी 300 टन पर डे है। और इसके अलावा बलूचिस्तान ग्लास है जी, वो 60 टन पर डे है, उसका प्लांट भी शेखुपुरा में है। तीसरे नंबर पे गंज ग्लास आते हैं, उनकी 60 टन पर डे की कैपेसिटी है, उनका प्लांट हसनताल में है। इसके बाद क्रिस्टल लाइटिंग है, वो 30 टन पर डे के साथ मार्केट में काम कर रहे हैं और इनका प्लांट पेशावर में है। फिर पार्क लैंप्स है लाहौर में, इनकी कैपेसिटी 30 टन पर डे है। और हमारा कोई एस्टिमेट है कि 5 टन पर डे फ्रॉम चाइना, ईरान और टर्की इंपोर्ट भी किया जाता है, जो कि काफी एक्सपेंसिव ग्लास होता है। अच्छा, ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये हमारे एस्टिमेट्स की बेस में है, ये कोई कंफर्म या ऑथेंटिक, बहुत ज्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है। ये हमारे मार्केट सर्वे की बेस के ऊपर जो हमें फीडबैक मिलता है उसकी बेस पे हमने ये कैपेसिटीज आपको बताई है, इसलिए इसका नाम ही एस्टिमेटेड कैपेसिटीज हमने रखा हुआ। इसके बाद ओपन ग्लास में सिर्फ तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 35 टन पर डे की कैपेसिटी है जी, और शेखुपुरा में इसका प्लांट है। इसके अलावा कोई जैसे कि आजकल ये प्लांट बंद है तो इंपोर्टेड ही हो रहा है, तकरीबन 50 टन पर डे ये इंपोर्ट होता है फ्रॉम चाइना। तीसरे नंबर पे फ्लोर ग्लास की, तारिक ग्लास की इस वक्त जो मौजूदा कैपेसिटी है वो 550 टन पर डे की है, इसका प्लांट शेखुपुरा में है। और जो एक मैंने जैसे शुरू में बताया कि कंपनी इस वक्त अपना एक एक्सपेंशन प्रोजेक्ट कर रही है, वो 500 टन पर डे की एक नई पूरी एक प्रोडक्शन लाइन ऐड होगी। जब वो ऐड हो जाएगी तो टोटल फ्लोट ग्लास की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1050 टन पर डे हो जाएगी। इसके अलावा गनी ग्लास जो है, इसके 2 प्लांट्स हैं, 500 टन पर डे के हिसाब से 1000 टन पर डे की कैपेसिटी के साथ वो मार्केट में है।
और इसके अलावा कोई हमारा एस्टिमेट है कि 5 टन पर डे इंपोर्ट भी होता है, और जो कि सेम ग्लोबल, गार्डियन, क्लिंटन, राइडर वगैरह जैसी नामवर कंपनियों का मार्केट में आता है, और ये काफी एक्सपेंसिव होता है। बेसिकली ये वो फ्लोट ग्लास इंपोर्ट होता है जो जहाँ पे लोकल नहीं बनता, जैसे हम बताया 2 mm से लेके 12 mm तक, और वो जिन कलर्स में या रिफ्लेक्टिव कोटेड वो कंपनीज बना रही हैं, तारिक बना रहा है या नहीं बना रहा है। इसके अलावा जैसे 2 mm से नीचे या कोई मिरर की या कोई खास कलर्स या 12 mm से ज्यादा थिकनेस वाला जो ग्लास होता है वो इंपोर्ट होता है, जो यहाँ पर नहीं बनता। इसके अलावा कंटेनर है, कंटेनर की कैपेसिटी जो है इस वक्त 70 टन पर डे की है, इसका प्लांट शेखुपुरा में है। गनी ग्लास के 2 प्लांट्स हैं, 250 टन पर डे का हमारा एस्टिमेट है, कतार में, कराची में है। मरी ब्रूअरी है, ये 110 टन पर डे के से इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, और उनका प्लांट हसन अब्दाल में है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और जिस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं वो है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में पूछा जाता है, और ये किस तरीके से अमल पजीर होता है। सबसे पहले फ्लोट ग्लास के प्रोडक्शन फ्लो चार्ट की बात करते हैं, थोड़ा कदरे आसान है। इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो है, हाँ जी, सबसे पहले प्रोडक्ट बैच हाउस आपको नजर आ रहा है। बैच हाउस में बेसिकली वो बैच बनाया जाता है जिसके अंदर रॉ मटेरियल की मिक्सिंग की जाती है, क्योंकि आपको पता है कि ग्लास जो है वो एक खास रेसिपी के जरिए ही इसकी फॉर्मेशन होती है। तो वो बेसिक रॉ मटेरियल तो सिलिका सैंड है, इसके अलावा और बहुत सारे केमिकल इसके अंदर डाले जाते हैं जिनसे मिलकर इसका एक बैच तैयार होता है, उसको बैच हाउस कहते हैं। उस बैच हाउस से जो बैच बन रहा है वो फर्नेस के अंदर फीड कर दिया जाता है। फर्नेस एक बेसिकली मेल्टर है जो कि वो सिलिका सैंड और दूसरे रॉ मटेरियल्स को पिघलाती है, और तकरीबन सिलिका सैंड कोई 1300 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाके ये मेल्ट होता है, और इसी हिसाब से फर्नेस के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। फर्नेस के टेम्परेचर को 2 तरीकों से मेंटेन करते हैं। सुई गैस, मेनली सुई गैस से होता है, अगर सुई गैस अवेलेबल ना हो तो फर्नेस ऑयल से करते हैं। इसके साथ जब फर्नेस के अंदर से ग्लास मेल्ट हो जाता है तो फिर ये मूव होता है टिन बाथ के अंदर। टिन बाथ बेसिकली इसके अंदर मेल्टेड फॉर्म में टिन मौजूद होता है, जो कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो नीचे बेस में होता है, और उसके ऊपर मेल्टेड ग्लास जो है वो फ्लोट करना शुरू कर देता है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से इसको फ्लोट ग्लास भी कहते हैं, क्योंकि टिन और टिन की डेंसिटी ज्यादा होती है, ये ग्लास के साथ मिलता नहीं है, और इसके ऊपर ग्लास गिर के पूरी तरह फैल जाता है, शीट की फॉर्म में आ जाता है। फिर उसको गेयर्स की मदद से आगे लेयर के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाता है, और उसके ऊपर फिर उसकी कटिंग होती है, क्योंकि ये फिल्म की तरह निकल रहा होता है टिन बाथ से, और फिर आगे जाके इसकी कटिंग की जाती है। तो ये प्रोसेस था फ्लोट ग्लास मैन्युफैक्चरिंग का। टेबल वेयर में इसका जो प्रोसेस है फर्नेस तक तो सेम है, पहले बैच प्लांट है, फिर उसके बाद फर्नेस में मेल्टेड फॉर्म में आता है, और उसके बाद जो है ना इसको मुख्तलिफ मोल्डिंग मशीन्स के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे कि हमारी टेबल वेयर में 2 फर्नेसेस हैं, और हर फर्नेस के आगे 8 से 10 मोल्डिंग मशीन्स ऐड होती हैं, और इसको 4 अर्थ कहते हैं, जिसके जरिए से ये मेल्टेड ग्लास उन मशीन्स के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है। और ये मोल्डिंग मशीन्स के ऊपर जब ट्रांसफर होता है तो मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि कप्स बनते हैं, ग्लासेस बनते हैं, गॉबलेट्स बनते हैं, प्लेट्स, सॉसर, इस तरह की चीजें, जग्स वगैरह, ये सारी चीजें बनते हैं। और फिर उनको मोल्डिंग मशीन से इनकी फायर पॉलिशिंग की जाती है, और फिर इनको लेयर के अंदर मुंतकिल किया जाता है, जहां पर इनका टेम्परेचर ग्रेजुअली रिड्यूस करके इसको फाइनली लाया जाता है, पैकिंग के लिए लाया जाता है। जब ये लेयर से आउट होते हैं तब इनका क्वालिटी इंस्पेक्शन भी होता है, तो वहां पर जो चीजें एक्सेप्टेबल टू पैक होती हैं पैक कर लिया जाता है, और बाकी जो ग्लास होता है जो रिजेक्टेड होता है वो वापस रीयूजेबल फॉर्म में उसे कलेक्ट कहते हैं, उसको दोबारा ब्रेक करके फर्नेस के अंदर डाल दिया जाता है। कलेक्ट जो है ये भी एक वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स
के तौर पे, मेजर रॉ मटेरियल्स के तौर पे यूज होता है, क्योंकि जो शीशा होता है वो जल्दी पिघल जाता है, 600-650 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, तो ये अपने साथ फिर दूसरी चीजों को भी मेल्ट करने में मदद करता है। तो इस तरीके से इसको भी हम मेजर रॉ मटेरियल के तौर पे कंसीडर करते हैं। अच्छा, अब इसमें जो सबसे ज्यादा सवाल आते हैं कि जो इसके रॉ मटेरियल में बेसिकली क्या चीज है, तो मैंने पहले बताया कि सिलिका सैंड है, जिस जो बेसिक रॉ मटेरियल है इसका। सिलिका सैंड एक बैच के अंदर इसकी क्वांटिटी वाइज देखें तो 58% यूज होता है, और इसके साथ जो मेजर रॉ मटेरियल है वो सोडा ऐश है, जो एज ए कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है, वो इसको मेल्ट करने के अंदर मदद करता है, और ये जरा कम टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट हो जाता है, और वो तकरीबन 16% उसकी क्वांटिटी होती है, लेकिन उसकी वैल्यू 16% की 58% होती है उस बैच में। इसके अलावा और दूसरी चीजें जैसे डोलोमाइट है, लाइमस्टोन है, फेल्डस्पार है, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हैं, सोडियम वगैरह और इस किस्म की चीजें, आर्सेनाइड वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर ऐड की जाती हैं, और इस तरह से एक बैच की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा अब लोग ज्यादा पूछते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, तो इलेक्ट्रिसिटी की टोटल जितने भी यूनिट्स हैं सारे एक ही जगह पे एडजेसेंट है एक दूसरे के साथ बिल्कुल, और इसकी जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 13 मेगावाट की है। अच्छा, अगर गैस की बात करें, गैस कनेक्शन भी कॉमन है, तो वो तकरीबन हमें 700 MCF पर आवर की उसकी रिक्वायरमेंट है। आमतौर पे ये सवाल हमसे किए जाते हैं, फिर ये भी पूछा जाता है कि जी के कि आप किस तरह से डिसाइड करते हैं कि फर्नेस ऑयल चलाना है या आपने गैस चलानी है, क्योंकि ये भी कॉस्ट इनकी बड़ी तेजी से वेरी कर रही होती है। कंपनी के पास नॉर्मल सुई गैस का कनेक्शन नहीं है, कंपनी ने LNG को ऑप्ट किया हुआ है। जैसे पंजाब में इंडस्ट्री को जो लोड शेडिंग के बगैर गैस दी जाती है वो LNG के टैरिफ के ऊपर दी जाती है। तो इस तरीके से जैसे मैंने बताया कि 700 MCF पर आवर हमारी रिक्वायरमेंट बनती है गैस की। और अगर फर्नेस ऑयल, मैं सिर्फ अगर एक यूनिट की बात करूं, फ्लोट क्लास का यूनिट है जो तकरीबन 550 टन पर डे की कैपेसिटी है, इस पर अगर पूरा एक दिन में हम अपना फर्नेस ऑयल को यूज करें तो कोई 95,000 से 1 लाख kg फर्नेस ऑयल यूज होता है। और अगर उसी यूनिट पे मैं बात करूं गैस की, तो कोई 180 से 200 MCF पर आवर जो है ना वो गैस उसके ऊपर कंज्यूम होती है। तो फिर इस तरह से हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट इसका कंपैरिजन कर लेते हैं, हम इसकी कॉस्टिंग कर लेते हैं, जो चीज सूटेबल हो उस रेट के मुताबिक वो चीज हम फिर फायर करते हैं। अच्छा, इसमें फिर पूछा जाता है कि POL के अंदर क्या ब्रेकअप आपका ज्यादा किस चीज का है, तो उसमें ज्यादा फर्नेस ऑयल और गैस ही है बेसिकली जो यूज करते हैं, और इसको आप 50-50% जो है ना वो समझ सकते हैं। अब आते हैं कि की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की तरफ। सबसे पहले प्रोडक्शन कैपेसिटी की तरफ आए। अगर 2020 और 2019 के उसमें आप देखें कंपैरिजन में, तो टोटल ग्लास फुल है वो उसके अंदर तो इंक्रीज आई है, लेकिन जो प्रोडक्शन, जो पैक प्रोडक्शन है उसके अंदर थोड़ी सी इंक्रीज आई है। उसमें ये था कि कुछ मशीन्स को ओवरऑलिंग के लिए बंद किया गया था ड्यूरिंग जो कोरोना पीरियड के लिए, वो एक मौका था, उस वक्त मशीन को ओवरऑल के लिए बंद किया गया था, उसमें से थोड़ा सा प्रोडक्शन रिड्यूस की गई थी। सेल्स में आप देखें, सेल्स में थोड़ी सी कमी हुई है, और इसकी बेसिक जो रीजन है वो कोरोना ही है। 3 months lockdown. ये अलाउ शायद साहब अलाउ वाला बटन प्रेस कर दें, स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। शायद साहब आप सुन रहे हैं? अच्छा, थैंक यू। अच्छा, सेल्स में आप देख सकते हैं ये तो थोड़ा डिक्रीज है, ये कोरोना की वजह से हुआ है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में
कोरोना, थैंक यू, अनिल हो गया। कोरोना की वजह से इस क्वार्टर के अंदर बिल्कुल सेल्स बिल्कुल ना होने के बराबर थी, तो इसकी वजह से कुछ सेल्स के अंदर कुछ 6% का डिप आया है। अच्छा, लेकिन अगर आप हमारा इसका कंपैरिजन देखें लोकल एक्सपोर्ट और जो गवर्नमेंट टैक्सेस हैं इसके ऊपर, उनका तबादला तकरीबन एक जैसा ही है कि हमारी लोकल सेल्स वो तकरीबन 79 और 80% टोटल सेल्स का पार्ट बनती है। एक्सपोर्ट के अंदर इंक्रीज आया है लास्ट ईयर, और उससे पिछले साल 5% थी, इस साल 7% कंपनी ने एक्सपोर्ट की है। और जीएसटी वो तकरीबन 14-15% कंपनी पे करती है, वो उसी तरह से रहा टोटल सेल्स का। और ट्रेड डिस्काउंट्स के अंदर खातिर कमी कंपनी ने की है, जो कि पहले कोई 0.01% 5% तक चली गई थी, अब वो बिल्कुल 0.03% पे आ गई थी, 2% तक सॉरी चली गई थी। ये थोड़ा सा आप इसका पाई चार्ट में इसका ब्रेकअप भी देख सकते हैं। मेजर पोर्शन जो है वो लोकल सेल्स का है, एक्सपोर्ट्स है उसके बाद, और फिर जीएसटी है, ट्रेड डिस्काउंट ना होने के बराबर ही है तकरीबन। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को अगर आप 2019-2020 का कंपैरिजन करें तो उसके अंदर अमाउंट वाइज तो थोड़ी सी कमी है, लेकिन अगर ये इसको परसेंटेज टू सेल्स, नेट सेल्स देखें तो पिछले साल 80% थी, इस दफा 84% हमारी कॉस्ट आई है, तो 4% इंक्रीज आया है। इसमें जो सबसे बड़ी वजह तो यही है कि कोरोना पीरियड के दौरान सेल्स कम हुई, लेकिन कंपनी की जो फर्नेस है वो बंद नहीं हो सकी, क्योंकि फर्नेस वन फायर वो 7 इयर्स के लिए 7-8 इयर्स के लिए उसने फायर ही रहना और उससे प्रोडक्शन होते रहना है। तो वो उस टेन्योर में जो 2-3 माह सेल बिल्कुल नहीं हो सकी थी, उसका स्टॉक बहुत ज्यादा बिल्डअप हो गया था। देखें अगर स्टॉक की फिगर्स को, 500-600 मिलियन से स्टॉक के अंदर पिछले साल की निस्बत इंक्रीज आई है फिनिश गुड स्टॉक्स के अंदर, तो उस वजह से वो पार्ट बन गया कॉस्ट का, और उसके ऊपर प्रॉफिट का पोर्शन ऐड ना नहीं हो सका, तो इस वजह से वो हमें कॉस्ट के अंदर जो है ना वो इंक्रीज नजर आ रही है। और फिर दूसरी बात यह कि कंपनी ने ले ऑफ बिल्कुल नहीं किया, किसी एम्प्लॉय को ले ऑफ नहीं किया ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड, तो उनकी जो इवन के आइडल टाइम्स की भी कंपनी ने सैलरी वेजेस पे किए, तो उस वजह से भी कॉस्ट का फैक्टर जो है ना उसके अंदर इंक्रीज है। ये दो मेजर रीजंस हैं कॉस्ट के अंदर इंक्रीज की। इसके बाद अगर आप मेजर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को देखें, रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स की वैल्यू पिछले साल 29% टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी, इस दफा 25% है। इसमें इसकी जो मेजर रीजन है कि कंपनी वैल्यू एडिशन की तरफ जा रही है, ऐसे आर्टिकल्स बना रही है जिसका जो रेवेन्यू पर टन है वो काफी ज्यादा है। तो और दूसरा ये है कि कंपनी ने थोड़ा अपनी R&D के ऊपर भी काफी फोकस किया हुआ है, तो जो किलो कैलोरीज रिक्वायर्ड होती है फॉर द मेल्टिंग ऑफ ग्लास, उसके अंदर खातिर कंपनी कमी करने में कामयाब हो गई है। पहले तकरीबन 1700 किलो कैलोरीज रिक्वायर्ड होती थी रॉ मटेरियल्स को मेल्ट करने के लिए, अब अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी इस काबिल है कि उससे 1400 किलो कैलोरीज के ऊपर मेल्ट कर लेती है। तो ये भी वजह है कि रॉ मटेरियल्स जो है वो कम हुए हैं। नेक्स्ट फ्यूल एंड पावर है, फ्यूल एंड पावर के अंदर भी आप देखें कि तकरीबन लास्ट ईयर 41% टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी, इस दफा 35% है। तो ये जो मैंने किलो कैलोरीज वाली बात की, ये एफिशिएंसी आई, जिसकी वजह से हमारा पावर एंड फ्यूल का जो एक्सपेंस है वो जरा कंट्रोल रहा है। पिछले साल तकरीबन 4.7 बिलियन का था, इस दफा भी 4.7 बिलियन का। शायद साहब ये अलाउ कर दें दोबारा से। हाँ जी, नेक्स्ट है जी पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल तकरीबन 8-9% के करीब रहते हैं जी, वो उसी रेशो से है। थोड़ा सा इसी तरह इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जरूर आया है कि पिछले सालों में 8% था, इस साल 9% हमारा एक्सपेंस हुआ पैकिंग मटेरियल के।
फिर एडमिनिस्ट्रेशन में देखें ये 2% स्टैटिक ही है तकरीबन, पिछले सालों में भी 2% था, इस साल भी 2% है टू द सेल्स। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी पिछले साल तकरीबन 2% टू द नेट सेल्स से, और इस साल भी तकरीबन 2% ही रहेंगे, इसमें कोई ज्यादा इंक्रीज नहीं है। हाँ जी, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर काफी इंक्रीज आपको मिलेगी, ये ऑलमोस्ट डबल हो गई है पिछले साल से। पिछले साल 2% थी टू द नेट सेल्स, इस दफा 4% है टू द नेट सेल्स। वजह उसकी आपके सामने ही आएगी कि जो डिस्काउंट रेट था एसपीपी का वो तकरीबन 13-14% पे चला गया था, उसी तरह काइबोर भी इंक्रीज हो गया। कंपनी की सारी फाइनेंसिंग काइबोर बेस्ड है, जिसकी वजह से इस पूरे साल 30 जून वाले साल तक, जो जुलाई 2019 से जून 2020 तक का जो फाइनेंशियल ईयर है, उसके अंदर कंपनी को काफी हाई कॉस्ट सस्टेन करनी पड़ी है। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आप देखें, वो जो रिजल्ट्स मैंने पहले आपको बताई हैं कि हमारा फिनिश्ड गुड स्टॉक्स वगैरह, जो सैलरीज एंड वेजेस वगैरह हमने उसको पे करते रहे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर, उसकी वजह से तो सेल्स भी हमारी कम हुई, तो जो जीपी रेशियो है वो 19.5 से 16.19 आ गया, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 9.2 से 5.61% हो गया। उसमें भी पहली वाली रिजल्ट के साथ साथ फाइनेंस कॉस्ट का फैक्टर है तो ऑलमोस्ट डबल हुआ है, तो उसकी वजह से नेट प्रॉफिट के अंदर ये कमी देखने में आई है। इसके बाद आप परसेंटेज टू डेट टू इक्विटी देख लें कि कंपनी ने पिछले साल अपने फ्लोट क्लास प्लांट के लिए पूरा लोन अवेल कर लिया था, तकरीबन 3.5 बिलियन की फाइनेंसिंग कंपनी ने 7 बैंकों के कंसोर्शियम से अवेल की, और वो 56.98% डेट टू इक्विटी रेशो चली गई। इसमें आप नेक्स्ट स्क्रीन में देख भी सकते हैं 56.98% डेट है, 43% इक्विटी है। लेकिन उससे पिछले सालों में अगर आप देखें तो डेट बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये भी जब डेट हम कंपनी पे कर देगी तो ये डेफिनेटली इक्विटी बेस्ड कंपनी बन जाएगी। इसमें मैं आपको आपके इत्मीनान के लिए ये बात बता दूं कि जो डेट कंपनी ने लिया है वो 3.5 बिलियन का डेट है, जो कि काइबोर प्लस 50 बिप्स के ऊपर उसकी फाइनेंसिंग है। अच्छा, उसमें से कंपनी ने 2.5 बिलियन जो है वो कन्वर्ट कर लिया एलटीएफएफ में। एलटीएफएफ का रेट तकरीबन 3.53 और 3.5% है, तो उसमें फाइनेंस कॉस्ट के अंदर जो है ना वो खातिर का कंपनी ने अब सेविंग करेगी इंशाल्लाह ताला। जब ये प्रोजेक्ट कमर्शियलाइज होगा, शुरू होगी ये सीधी बिल्कुल। हाँ जी, तो पीएल चार्जिंग की बात करो। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ट्रेंड रेशो वो तकरीबन 1:1 ही है, पिछले साल की निस्बत थोड़ी सी बेहतर हुई है। बुक वैल्यू पर शेयर 55 से 61 हुई है, ऑल्दो इसके अंदर बोनस शेयर की एडजस्टमेंट है, क्योंकि कंपनी ने जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है 30 जून 2020 तो इसमें 50% बोनस शेयर भी इशू किए थे। अगर उसकी डायल्यूशन ना होती तो ये तकरीबन 90 रुपीस की ब्रेकअप वैल्यू निकलती थी, लेकिन अब वो इक्विटी क्योंकि डायल्यूट होगी तो ये 61 के ऊपर आके एडजस्ट होगी, लेकिन फिर भी पिछले साल की निस्बत से 56 से 61 रुपीस काफी अच्छा था ब्रेकअप वैल्यू होगी। इसी तरह मार्केट प्राइस आप देख लें, क्योंकि इक्विटी डायल्यूट हुई 64 रुपीस पे 30 जून 2020 को इसकी प्राइस थी, लेकिन अगर आज भी आप देखें तो आज भी मेरे ख्याल में 80 रुपीस प्लस पे तारिक रास का शेयर ट्रेड हो रहा है, ऑल्दो इसके अंदर 50% डाइल्यूशन हुई भी है। अर्निंग्स पर शेयर ये इसमें डिक्रीज आया, वो वजह यही है कि डाइल्यूशन भी हुई और दूसरा जो प्रॉफिटेबिलिटी भी कम थी, तो इसकी वजह से तकरीबन ये 12 रुपीस से 7 रुपीस तक अर्निंग्स पर शेयर है। डिविडेंड इस साल कंपनी ने नहीं दिया, क्योंकि मैंने आपसे जैसे बताया कि कंपनी ने लोन्स अवेल किए हुए लॉन्ग टर्म, उसमें कोरोना पीरियड के दौरान स्टेट बैंक ने एक रिलीफ पैकेज दिया था कि आप अपने लॉन्ग टर्म लोन्स को डेफर करवा सकते हैं। जब कंपनी ने वो डेफरमेंट की वो अपॉर्चुनिटी अवेल की तो बैंक्स ने ये कंडीशन लगाई कि
ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड कंपनी किसी किस्म का डिविडेंड नहीं दे सकती, तो इस वजह से इस साल डिविडेंड नहीं दिया गया। लेकिन इसके बरक्स कंपनी ने 50% इंडायरेक्ट बोनस शेयर कंपनी ने दिया, जो कि खातिर का अच्छा बेनिफिट था टू द शेयर होल्डर्स। प्राइस अर्निंग रेशो इंक्रीज हो गई, क्योंकि आप देखें कि अर्निंग पर शेयर डाइल्यूट हुई, तो प्राइस अर्निंग रेशो जो है पिछले साल की निस्बत से काफी उसमें बेहतरी आपको नजर आ रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई तो वो 19% से 14.65% पे आ गया। इसके बाद कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट आप देख सकते हैं कि कंपनी ने टोटल 2,806 मिलियन रुपीस गवर्नमेंट को पे किया, जिसमें से 516 मिलियन डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स था और 2290 मिलियन सेल्स टैक्स कंपनी ने पे किया। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कंपनी के हर साल बढ़ रहे हैं, इसमें कंपनी रोजगार मुहैया कर रही है। पिछले साल से इस साल की निस्बत आप देख सकते हैं 992 से 1006 एम्प्लॉइज हो गए कंपनी के। ये परमानेंट एम्प्लॉइज हाँ, ये परमानेंट एम्प्लॉइज हैं और कॉन्ट्रैक्ट लेबर इसके अलावा है। अच्छा, अब जो फ्यूचर आउटलुक है इसमें अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी के जो स्टेट बैंक की अभी हालिया रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक आप देखें कि पाकिस्तान इकोनॉमी इज कॉन्ट्रैक्टिंग और जीडीपी ग्रोथ इज नेगेटिव फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 1952। इसके साथ ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यही बताया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर आउटपुट डिक्लाइन बाय 2.6% फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 20 इन कंट्रास्ट टू 2.3%। Or as per SBP, it's first time in the history that industrial sector has contracted in a row for 2 years. इसके अलावा पावर टैरिफ इज इंक्रीजिंग, गैस शटडाउन्स आर एक्सपेक्टेड इन विंटर, डबल डिजिट इन्फ्लेशन may continue, and all this will result in increased cost of production. State Bank has estimated GDP growth of 1.5% to 2.5% for the current fiscal year, that is financial year 2021. Next, में आप देखेंगे competition is going to be stiff in the tableware market as new entrants are likely to penetrate. For example, daily class फैसलाबाद के अंदर एक यूनिट लगा रहा है 120 टन पर डे की, उसकी हमारा एस्टिमेट है कि उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेयर है टेबलवेयर में, जिसमें बीजीएल यानी कि बलोचिस्तान ग्लास, गन ग्लास और क्रिस्टल ग्लास, ये कंपनीज भी अपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज को डबल कर रही हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद हमें बड़ी उम्मीद है कि कंपनी टेबलवेयर मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम रखेगी और इसको लीड करेगी, जैसे कि अभी लीड कर रही है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि कंपनी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 300 टन पर डे है, जो कि सबसे ज्यादा है। उसके बाद जो आती है वो 60 टन पर डे की, वो बलूचिस्तान ग्लास की आती है। कंपनी, मैंने बताया आपको कि कंपनी वैल्यू एडिशन के ऊपर काफी फोकस किए हुए है, नए नए आर्टिकल, नई वैरायटीज, नए डिजाइन, नई प्रिंटिंग कॉम्बिनेशंस के साथ जो है ना वो नई नई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, जिसकी वजह से रेवेन्यू पर टन कंपनी का बढ़ रहा है और कंपनी ज्यादा बेहतर तरीके से पेनिट्रेट कर रही है मार्केट में। अच्छा, और कंपनी का शुरू में जैसे बात हुई कि कंपनी एक फ्लोर ग्लास प्लांट यूनिट 2 के नाम से पूरी एक प्रोडक्शन लाइन ऐड कर रही है और वो उस पर काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ चाइनीज एक्सपर्ट्स ने आना है जिन्होंने उसको आगे फाइनल टेस्टिंग करनी है और फर्नेस को फायर करने के लिए फिर टीम्स आ जाएंगी। लेकिन ये कोरोना की वजह से सारा काम डिले हुआ है। अभी कुछ थोड़ी सी बेहतरी आई है, क्योंकि पहले तो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था उनकी ट्रैवलिंग को। अब जरा थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि वो क्वारंटाइन करना है, यहाँ पर आएंगे 40 डेज का क्वारंटाइन है, फिर वापस जाके 40 डेज का क्वारंटाइन है। इस किस्म की हेजिटेशन है एक्सपर्ट्स के आने में, वो भी जल्दी इंशाल्लाह रिजॉल्व कर ली जाएगी और इंशाल्लाह बाय मार्च उम्मीद है कि दी के इसकी फर्नेस को हीट अप कर लिया इंशाल्लाह।
फिर यदि the company's existing production line of float glass plant unit 1 with a capacity of 500 ton is in operation since March 2013, लेकिन ये अपनी यूजफुल लाइफ जो है ना वो तकरीबन मुकम्मल कर लेगी ये कमिंग जून में, और फिर इसको बंद किया जाएगा और मेजर रिपेयर, और ये तकरीबन 5 से 6 मंथ के लिए जो है ना ये वाली फर्नेस बंद रहेगी। लेकिन जैसे अभी मैंने पहले बताया कि इसके पैरेलल मार्च में इंशाल्लाह ताला कंपनी अपना फ्लोट ग्लास प्लांट उसको ऑपरेशनल कर लेगी और फ्लोट ग्लास की प्रोडक्शन तकरीबन फॉर द नेक्स्ट 5-6 मंथ्स वो नए प्लांट से करेगी, और ये भी कुछ अर्से के लिए पैरेलल भी चलेंगे दोनों प्लांट्स। जितना हो सकेगा इसको कंपनी जितना खींच सकेगी खींच लेगी, जहां तक इस फर्नेस की कैपेसिटी होगी तब तक ये दोनों डबल कैपेसिटी पे अवेलेबल होंगे, और फिर जब इसकी बिल्कुल समझेंगे कि इससे प्रोडक्शन ठीक नहीं आ रही है फिर इसको रिपेयर के लिए बंद कर देंगे। इसके अलावा कंपनी के मैंने बताया जैसे कि 2 टेबल वेयर के प्लांट्स हैं जिसे हम फर्नेस 2 और फर्नेस 3 के नाम से जानते हैं। इनकी कैपेसिटी 150 टन पर डे है। ये भी अपनी यूजफुल कंपेयर लाइफ पूरी करेंगे। इनमें से एक फर्नेस अक्टूबर 21 में करेगी और एक मार्च 22 में फॉर द मेजर रिपेयर इसको बंद किया जाएगा। और ये तकरीबन ये क्योंकि छोटी फर्नेस होती है तकरीबन कम से कम 4 माह के लिए बंद होगी। और इस this is all from our side कि जो हमने एक्सप्लेन करना था कर दिया। अब आप अगर कोई क्वेश्चंस हो तो वो 1 by 1 प्लीज करके आप कर सकते हैं। शायद साहब 1 by 1 क्वेश्चन आंसर के लिए नुमान मलिक साहब ने एक क्वेश्चन यहाँ पे डाला है जी, व्हाट इज द सेल्स एंड ग्रॉस मार्जिन स्प्लिट ऑन 4 प्रोडक्ट रेंजेस। इसमें बेसिकली मेन जो प्रोडक्ट्स हैं कैटेगरीज हैं वो 2 हैं। जो ओपन ग्लास है वो तो बंद पड़ा हुआ है, उसकी कंट्रीब्यूशन समझने के नाम के बराबर है। उसके बाद कंटेनर ग्लास है, वो एक हमने प्रेजेंस रखी है अपनी मार्केट में क्योंकि हम एक संबंध में बनाया करते थे ग्लास बॉटल्स और ग्लास जार्स वगैरह। अपनी मार्केट में प्रेजेंस रखने के लिए वो हम बिल्कुल थोड़ा सा प्रोड्यूस करते हैं, उसमें इतने रेवेन्यूज नहीं है, मार्जिन्स नहीं है। एट टाइम्स जब ग्लट सिचुएशन आ जाती है टेबलवेयर की तो फिर हम उसमें डाइवर्ट कर देते हैं। मेनली 2 सेगमेंट्स रह जाते हैं, एक फ्लोट ग्लास और टेबलवेयर। आप इसको 50-50 तकरीबन कंज्यूम कर लें, कभी एक 55 चला जाता है और 45 हो जाता है, फिर साइमल्टेनियसली दूसरा बढ़ जाता है। ये अप्स एंड डाउन दोनों साइड्स के आ रहे होते हैं। इसके बाद आगे जी व्हाट इज द करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, वो इसी में आ गया जी आपका। व्हाट इज द नॉन डेफिनेट पीरियड, वो जो डेफिनेट हुई है जी ये है 1 साल के लिए, और ये तकरीबन पीरियड खत्म होगा अप्रैल के अंदर, अप्रैल 2021 के अंदर तकरीबन हाँ अप्रैल में जून 3 महीने के अंदर जाके। उसके बाद जी और हाउ मच उमेर अल्ताफ साहब ने एक क्वेश्चन डाला है जी, हाउ मच रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी इज एक्सपेक्टिंग इन फाइनेंशियल ईयर 21 ओवर पीकेआर 13.6 बिलियन। इंशाल्लाह अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, अल्लाह ना करे कि कोविड का इम्पैक्ट यहाँ पे आए, अल्लाह करे पूरे पाकिस्तान से दफा दूर हों, बल्कि दुनिया से दूर हों ये बीमारी। हम इंशाल्लाह बहुत स्पेसिफिक है कि इंशाल्लाह 16 बिलियन प्लस को हम टच करेंगे। बाकी अल्लाह ताला को बेहतर मंजूर है, हमारी कोशिश होगी पूरी, हम लगे में। फर्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो सेल्फ स्पीकिंग है, ये आप उससे थोड़ा सा अंदाजा कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अभी इसमें वो उसका सेकंड फोर्थ लाइन का भी रेवेन्यू शामिल होना है, तो इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि इस बहुत बेहतर आएंगे जी इसमें। अच्छा इसके बाद है जी कैन बी लिंक द सेलिंग प्राइसेस ऑफ द फ्लोट एंड टेबलवेयर ग्लास विद इन्फ्लेशन और वी कैन हैव एनी स्पेसिफिक मार्जिन
range like 18 to 20% over cost of goods sold. Can we link the selling prices of the float and tableware? अच्छा, इसमें ये है जी कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये डेली बेसिस के ऊपर चेंज हो रही होती है। डेली बेसिस को फर्नेस ऑयल के रेट्स निकल रहे होते हैं और आरएलएनजी के रेट्स डॉलर के साथ तय हुए हुए हैं जी। इस तरह डॉलर्स और पाक रुपये की पैरिटी चेंज हो रही होती है। बहुत डिफिकल्ट है कि जब प्राइस इंक्रीज हो जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स तो हम एवरी मंथ पास ऑन नहीं कर सकते टू कस्टमर्स। कम से कम 3 महीने 4 महीने के बाद फिर एक दफा पास ऑन करते हैं। बाय द टाइम फिर वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम मार्केट की भी एक हद तक कैपेसिटी उसको एब्जॉर्ब करने की, तो प्लस माइनस पास ऑन हो रहा होता है। कुछ कंपनियां अपने वेयर कर रही होती है लेकिन अल्टीमेटली नेचुरली पास ऑन ही करना होता है। कुछ मार्जिन आने स्क्वीज करती है और फिर वैल्यू एडिशन की तरफ जाते हैं, ये इसलिए जा रहे होते हैं। What is the total gas requirement of the company? तकरीबन 700 MCF। ये अली खुराना साहब का क्वेश्चन है जी। 700 MCF तकरीबन पर डे के पर आवर सॉरी 700 MCF पर आवर। उसके बाद जी अनस मोतीवाला साहब का सवाल है जी, कैन यू कमेंट ऑन द अपटेक ऑफ योर प्रोडक्ट्स इन क्वेश्चन we have seen cement sales rise dramatically. Can we expect the same for float glass manufacturers? इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत है जी, क्योंकि जो फ्लोट ग्लास है हमारा उस सीमेंट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में का ही ज्यादातर उसमें यूजेज है। तो उम्मीद है कि सीमेंट जहाँ लग रहा है, जहाँ पे स्टील लग रहा है, अल्टीमेटली उसमें गिलास भी इस्तेमाल होगा, लेकिन सबसे पहले सीमेंट लगना शुरू होता है और साथ स्टील लगता है। उसके बाद फिर पेंट्स वगैरह होते हैं और फिर सबसे आखिर में गिलास की बारी आती है। इंशाल्लाह समवेयर इन 21 उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी गिलास की खपत स्टार्ट हो जाएगी जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक सवाल था, थैंक यू फॉर द डिटेल प्रेजेंटेशन। थोड़ा सा मार्केट साइज के बारे में गाइड करेंगे, पर्टिकुलरली फ्लोट ग्लास की। व्हाट्स द करंट मार्केट साइज in terms of tons per day? 1500 टन है जी, लगभग 1500 टन पर डे की कैपेसिटी इस मार्केट की डिमांड है जी, जो कि इंक्रीज उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये 2000 प्लस को टच करेगी जी नेक्स्ट ईयर। यानी जो इंडस्ट्री के सर एक्सपेक्टेड आप लोग की सप्लाई है वो आराम से मीट हो जाएगी बिकॉज ऑफ दी डिमांड। पूरी उम्मीद है कि पूरी हो जाएगी। अगर ना भी हो तो एक्सपोर्ट हो जाएगी। एक्सपोर्ट भी कंपनी कर रही है। कंपनी ने लास्ट ईयर 1.1 बिलियन की प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं। तो अगर लोकल मार्केट में खपत ना भी हुई तो इंशाल्लाह एक्सपोर्ट हो जाएगी। ठीक है सर। और सर अब टेबलवेयर सेगमेंट में आपने हाईलाइट किया एक कंपनी आ रही है दिल्ली ग्लासेस। इज इट द सेम कंपनी जो कि चाइनीज कंपनी है, इन्होंने हायर ग्रुप कंपनी वालों के साथ जॉइंट वेंचर किया है? जी बिल्कुल वही है। अच्छा सर, ओके सर, तो इनका एक्सपेंशन ऑनलाइन आ गया है, इज इट येट टू कम? येट टू कम जी, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मशीन की है। और सर उनके भी प्लान में था कि वो सेकंड फेज में फ्लोट ग्लास की तरफ जाएं, तो ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं? सिर्फ टेबलवेयर में आ रहे हैं? अगर आपके पास कोई और प्लान है तो वो भी प्लीज हमसे जरा शेयर कर लें। सर ये तो जनरल न्यूज़ फ्लो, मार्केट न्यूज़ फ्लो के थ्रू आई थिंक हम तो आपसे ही कंफर्म करेंगे, और मोर नॉलेजेबल माशाल्लाह। प्लान्स तो सबके होते हैं जी, हमारे भी पता नहीं क्या क्या प्लान्स हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पूरे करे, सबके पूरे करे। अब अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑन देयर पार्ट जी, उनका दिल्ली ग्लास इतने लॉसेस हुए उनको चाइना में कि उनके वहां पे प्लांट्स बंद हो गए हैं। अल्लाह ना करे तो एक्सपेंशन उससे फिर देखा जाएगा, पहले वहां पे चला लें, इसीलिए डिलेज आ रही है। मतलब 2 साल पहले यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया था उन्होंने। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। कोई और क्वेश्चन हो तो अगर आप करना चाहें प्लीज कर लें। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा।
हेलो, जी जी प्लीज उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर मुझे पूछना ये था कि अभी आपका तकरीबन 520 मिलियन रुपए का डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो एनुअलाइज जब ये नया प्लांट आपका ऑनलाइन आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा तकरीबन? 520 किस चीज का? 568 मिलियन का फाइनेंस कॉस्ट का आप बता रहे हैं? नहीं सर, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस बोला मैंने। अच्छा, डेप्रिसिएशन। हाँ, डेप्रिसिएशन डेफिनेटली जी ये तकरीबन आप देखें कि 6.5 बिलियन से 7 बिलियन के करीब ये कॉस्ट इस वक्त कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में है इसकी। तो इसके ऊपर फिर कुछ चीजों के ऊपर तो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन होगी, किसी पे डिमिनिशिंग बैलेंस होगी, तो उसका इम्पैक्ट फिर अकॉर्डिंगली उसी तरीके से आएगा। सर अंदाजन बता देंगे डिप्रिसिएशन कितना बढ़ जाएगा इससे? कोई एस्टिमेट तो होगा? अब मैं तकरीबन 700 प्लस और हो जाएगा, तब कि 600 प्लस हो जाएगा, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन भी कर लेना उसको रिफ्लेक्टिव वगैरह को, हाँ तो 1.3 बिलियन 2 बिलियन के करीब। सर मैं समझा नहीं, वापस समझाएंगे सर एक दफा फिर? सॉरी। तकरीबन 400-500 मिलियन का इम्पैक्ट आएगा जी। एडिशनल नया बढ़ेगा? आएगा। ठीक है। कोई और सवाल जी आपका? ये अली दीवाना साहब ने एक क्वेश्चन किया था। और What is the impact of energy relief packages announced by Prime Minister on Tariq Las? जी रिलीफ पैकेज तो कोई नहीं impact। अभी उन्होंने अनाउंस किया है कि जी के वो ओल्ड पीक रेट और लो पीक रेट जो है ना उसकी डिफरेंशिएशन खत्म कर देंगे। अभी देखें वो क्या चीज सामने आती है, क्योंकि अभी पीक रेट पे अभी लास्ट मंथ को हमने पे किया है। अब अगर वो पीक रेट खत्म करेंगे और नॉर्मल के ऊपर अगर आ जाएंगे तो फिर उससे इंशाल्लाह ताला को यूनिट प्राइस मेरा ख्याल है 2-3 रुपए उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी वापदा का तकरीबन 20 रुपए का यूनिट हमें कॉस्ट करता है, तो मे भी के अगर ये पीक रेट खत्म कर दें मे भी 18 रुपए पे आ जाए, उसका इम्पैक्ट आएगा। हाँ जी। और कोई क्वेश्चन हो जी? शाहिद साहब अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज ले लें। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम जी। आ रही है सर, प्राइसिंग बता सकते हैं अभी करंट प्राइस क्या चल रही है फ्लोट ग्लास की पर टन और आपकी टेबल वेयर एंड डिनर वेयर की? नहीं, इसमें देखिए जी ये बहुत बड़ी रेंज है। मैंने आपको बताया कि 2 mm से लेके 12 mm तक बनता है। फिर उसके अंदर मुख्तलिफ क्लियर ग्लास है, ब्राउन ग्लास है, ग्रीन ग्लास है। सर ऑन एन और एवरेज क्या होगी फ्लोट ग्लास की अराउंड पर टन? ये आप देखें, आप इसको बड़ी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप हमारी टोटल सेल्स को हमारी पैक प्रोडक्शन जो हमने अपने एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स में प्रेजेंट की हुई है तो तकरीबन 59,000 पर टन जो है ना हमारी रेवेन्यू इससे कैलकुलेट होता है, जिसमें टेबल वेयर और फ्लोट दोनों शामिल हैं कंबाइंड। और हेलो कोई क्वेश्चन? सर, फ्लोट ग्लास की एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी है? मैंने बताया जी कि हमारे कंपोजिट तकरीबन सारे यूनिट एक ही जगह पे एडजेसेंट हैं, तो मैंने टोटल आपको बता दिया। इसमें टेबल वेयर और हमारा जो फ्लोट ग्लास 1 है और फ्लोट ग्लास 2 जो आने वाला है वो अगर सारों को मिला लें तो 13 मेगावाट की रिक्वायरमेंट है हमारी। 13 मेगावाट। जी सर, अभी GHGL का एक फ्लोट ग्लास मतलब वो भी रिपेयरिंग पर है, तो आप लोगों ने किस तरह उसको टैकल किया, मतलब उनका मार्केट शेयर लिया आपने? फ्लोट ग्लास उनका रिपेयरिंग पे गया है? जी है। नहीं नहीं, तो दोनों प्लांट उनके ऑनलाइन है इस वक्त प्रोडक्शन में। एक रिपेयर किया गया। हाँ, एक रिपेयर के लिए गया हुआ है। जी जी। तो आ जाएगा वो भी। जब वो कंटिन्यूस सर आप लोगों ने उनका शेयर लिया, मार्केट शेयर कैप्चर किया आप लोगों ने? बिल्कुल किया हुआ है।
ठीक सर। बिल्कुल चल रही है सर, इसलिए आपको टर्नओवर में ग्रोथ नजर आ रही है। फर्स्ट क्वार्टर की अगर आप हमारी सेल्स देखें ना तो 4 बिलियन प्लस की हमारी फर्स्ट क्वार्टर की जो अभी जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर है 4 बिलियन की सेल्स रिकॉर्ड की है कंपनी ने। सर एक्सपोर्ट में क्या प्राइसिंग है अभी करंटली और किस कंट्री में आप कर रहे हैं? देखिए मैंने आपको बताया कि ये वेरी करती है बहुत ज्यादा, और इवन एक्सपोर्ट में तो क्लाइंट टू क्लाइंट भी वेरी करती है। हमारी ज्यादातर एक्सपोर्ट अफगानिस्तान और अफ्रीकन कंट्रीज में होती है ज्यादा। सर इसके मार्जिन्स कितने होंगे एज कम्पेयर टू लोकल में? क्या चीज एज कम्पेयर टू लोकल? नेट मार्जिन्स कितने होंगे करंटली अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं अफगानिस्तान या भी कोई और कंट्री एक्सपोर्ट में मार्जिन थिन है, हमें ज्यादा अच्छे मार्जिन लोकल सेल्स में मिलते हैं। ठीक सर, थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है जी सर, मैं पूछना चाहता था, आप बता रहे थे कि आपका फ्लोट लाइन 1 ऑफलाइन हो जाएगा इन जून एंड बाय दैट टाइम फ्लोट लाइन 2 ऑनलाइन आ जाएगा। तो सर क्या फ्लोट लाइन 1 की जो आप मिस करेंगे प्रोडक्शन, क्या उसको कंप्लीटली 100% मीट कर सकती है ओवर द इन 2022? इंशाल्लाह, क्योंकि उसका जो रिपेयर के लिए सारा सामान तकरीबन 90% हमने मंगवा के रखा हुआ है। वो सिर्फ फर्नेस को कूल डाउन करके और दोबारा चीजें लगा के और उसको चलाना है। उसमें जैसा भी मोसे साहब ने गुजारिश की थी 4 से 6 माह का टाइम लगेगा, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन। उसको कर्टेल भी किया जा सकता है, टाइम को 4 महीने के अंदर भी रीस्टार्ट किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह वो उस चीज से बेफिक्र करें, मार्केट को देख के उसको आगे पीछे 1-2 महीने प्लस माइनस हो जाएगा। और जो आपका क्वेश्चन है ना, वो जो पुरानी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन है वो 550 टन है, और जो नई फर्नेस लग रही है वो 500 टन की है। तो अगर वो बंद होती है 500-550 टन की, तो 500 टन तो इंशाल्लाह ताला अवेलेबल होगा, उसमें प्रोडक्शन का हमें कोई सच कोई लॉस नहीं आएगा। अच्छा ओके सर, और अभी करंटली आप बता रहे थे कि आपका फर्नेस ऑयल की रिक्वायरमेंट भी होती है 95 टू मतलब 1 लाख किलोग्राम्स पर डे। तो सर अभी करंटली आपको फर्नेस ऑयल का क्या रेट मिल रहा होगा? इस वक्त कुछ 62 रुपीज पर केजी है जी, जो कि पिछले माह से कुछ माह से बढ़ा है। ये 57-56 तक भी गया था पिछले कुछ महीनों में, लेकिन आजकल का थोड़ा सा इंक्रीज है, 62 रुपीज पर केजी। तो सर करंटली क्या मिक्स होगा आपका फर्नेस ऑयल और एलएनजी गैस? इस वक्त तो एलएनजी ज्यादा सूटेबल है, उसके ऊपर हम चल रहे हैं। अच्छा सर, और अगर फ्लोट ग्लास की बात करें तो सर एक एवरेज मोस्टली जो रेजिडेंशियल घरों में यूज होता है इन सिंध एंड इन पंजाब, क्या थिकनेस होती होगी इसकी? 5 mm। ओके ठीक है सर। करंटली आपको आप बता रहे थे आपका एक्चुअली सैंड, आपने बताया कि सोडा ऐश जो है वो 58% ऑफ आपकी कॉस्ट होती है। तो सर सैंड, आपका सिलिका सैंड कितना परसेंटेज आपका कॉस्ट होता है? तकरीबन 14%। 14%। ओके एंड सर लास्ट क्वेश्चन, दिस ईयर मतलब आप टेबल वेयर और फ्लोट में लगभग कितना 10% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं या इससे ज्यादा? जी मिनिमम इंशाल्लाह इतनी तो होगी। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। हेलो जी जी सर, मेरे एक क्वेश्चन था आपसे। काइंडली आप बता सकते हैं कि आपने बताया था कि आपका प्लांट जब अंडर रीबिल्डिंग प्रोसेस में होगा उसका बीएमआर किया जाएगा पुराने प्लांट का, तो उस पर कॉस्ट कितनी इंकर होगी, कुछ आइडिया देंगे उसका? अराउंड 400 मिलियन जी। सॉरी सर, रिपीट करेंगे प्लीज? अराउंड 400 मिलियन रुपीस जी। 40 करोड़। सही, 400 मिलियन। और ये मतलब सिर्फ आप फ्लोट का बता रहे हैं या आपने टेबल वेयर का भी बताया था कि वो भी होगा बाद में जाके?
फ्लोट का जी। अभी टोटल 1.5 बिलियन आपको बताया था जी कि तीनों फर्नेसेस पे उनकी रीबिल्ड कॉस्ट तकरीबन इतनी आई। एंड सर मतलब इसको फाइनेंस कैसे करेंगे? कुछ डेट का पोर्शन होगा या कंप्लीटली मतलब इंटरनल जनरेशन से हो जाएगा? गुजारिश की थी कि फ्लोट का तकरीबन 90+% हमने मंगवा के रख लिया हुआ है, कंपनी के इंटरनल जनरेशन ऑफ फंड से सामान मंगवा के रख लिया हुआ है। तो कुछ ऐसा जिनकी कोई शेल्फ लाइफ होती है वो मंगवानी रहती है। एंड जो आपका टेबल वेयर का है उसका फाइनेंसिंग भी इंटरनल से ही होगा? इंशाल्लाह में ये इंटरनल से करेंगे, नो फर्दर डेट्स। ओके सर, मैं वो एक्सपोर्ट वाला पार्ट मिस कर गया था, अगर आप प्लीज कंफर्म कर सकते हैं मुझे दोबारा कि एक्सपोर्ट और लोकल में मार्जिन्स का क्या डिफरेंस है? उसमें मैंने गुजारिश ये की थी कि एक्सपोर्ट के अंदर मार्जिन्स थिन है, हमें अच्छे जो हेफ्टी मार्जिन्स हैं वो लोकल सेल्स में है, लेकिन वो प्राइस क्योंकि वेरी करती है क्लाइंट टू क्लाइंट, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, उसको इस तरह से कैलकुलेट करना हमारे लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन ये एक्सपोर्ट के अंदर ओवरऑल हमारे थिन मार्जिन है, हम प्रेफरेबली लोकल सेल्स को तरजीह देते हैं। ओके सर, और सर आप काइंडली अपना परसेंटेज में मार्केट शेयर मुझे बता सकते हैं फ्लोट और टेबल वेयर दोनों में? So टेबल वेयर की तकरीबन 75 सर आपकी आवाज नहीं आ रही टेबल वेयर में। हेलो जी सर आपका आवाज नहीं आया था मार्केट शेयर वाले आंसर पे। फ्लोट में तकरीबन 50-50 है जी गनी ग्लास के साथ। ओके, और टेबल वेयर में सर? तकरीबन 70 to 80% के दरमियान सारी ग्लास का शेयर है जी। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर। कोई और साहब? शायद साहब कोई और है नहीं? नहीं सर, और कोई नहीं है, किसी ने क्वेश्चन नहीं कर रहा कोई। प्रेजेंटेशन ऑफ करेंगे। एक दो क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं आपके पास। आंसर कर दिया है सज्जाद अनवर साहब का भी है। हाँ वो हो गया। ओके, नो मोर क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू शायद साहब, प्रेजेंटेशन ऑफ कर लेते। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।